हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये जो 19th सेंचुरी यूरोप है, ये जो 19th सेंचुरी यूरोप है ना, रुको पहले ये सब मिटा दे। हाँ, तो ये जो 19th ये जो 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप है ना, उसमें जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी थी वो क्लोजली रिलेटेड थी लिबरलिज्म से। ठीक है, लिबरलिज्म। ठीक है, अभी लिबरलिज्म क्या है? इस लिबरलिज्म के काफ़ी कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग्स थे। ठीक है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। लेकिन यहाँ पे जो है लिबरलिज्म, इसका ब्रॉड मीनिंग क्या है? फ्री। बिकॉज़ ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है, जो कि लैटिन रूट, मतलब लैटिन से आया था। इसका एक लैटिन रूट है और वो लिबर से आया था। ठीक है, लिबर है वो वर्ड। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्री, आज़ाद। ओके, आज़ाद। लेकिन न्यू मिडिल क्लास में क्या होता था? न्यू मिडिल क्लास में इसको एक अलग नज़रिए से देखा गया। ठीक है, इसको देखा गया कि जो लोगों की फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम, वो लिबरलिज्म है। और क्या है? इक्वालिटी, बिफोर लॉ। ठीक है, ये लिबरलिज्म है। ये दोनों लिबरलिज्म है मिडिल क्लास लोगों के नज़रिए से। ये मिडिल क्लास लोग नए आए थे, है ना, क्योंकि 19th सेंचुरी में आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से मिडिल क्लास इवॉल्व हुए थे। ठीक है, जो पुअर पीजेंट्स और एरिस्टोक्रेसी थे उनको भी छोड़ के ये नए मिडिल क्लास इवॉल्व हुए थे, जिनके नज़रिए में इंडिविजुअल फ्रीडम और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ लिबरलिज्म थी। ठीक है, और पॉलिटिकली क्या था वो? ठीक है, लिबरलिज्म पॉलिटिकली क्या था वो हम अभी समझते हैं। पॉलिटिकली भी इसको अलग तरीके से देखा जाता था पॉलिटिकली। ठीक है, अगर गवर्नमेंट क्या है? कंसेंट ऑफ पीपल को मानती है, यानी कि लोगों के मत के मुताबिक काम करती है, तो फिर ये लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म यानी कि गवर्नमेंट को कंसेंट ऑफ पीपल ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर लिबरलिज्म आएगी। ठीक है, कंसेंट ऑफ पीपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंसेंट यानी कि मत, लोगों का मत। द गवर्नमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ पीपल रादर देन
रादर देन वो खुद के विम्स और मन मुताबिक नहीं चल सकता, उसे लोगों के वेलफेयर के लिए उनका सोचना पड़ेगा। ओके। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही हमने देखा था कि वोटिंग करके जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, कंसेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के मुताबिक चलती थी। ठीक है। और लिबरलिज़म भी तब थोड़ा अलग देखा जाता था। देखो कैसे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी के राइट्स थे, वो लिबरलिज़म थी। और कॉन्स्टिट्यूशन आना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशन होना भी, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन होना भी क्या था, लिबरलिज़म था। ठीक है, लिबरलिज़म। और ये जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी स्ट्रेस करते थे, यानी कि ज़ोर डालते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक होना चाहिए। लाइक इफ़ यू हैव ब्रॉट एनीथिंग विथ योर ओन मनी देन यू शुड कीप इट। और इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। और जो इक्वालिटी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ज़रूरी नहीं थी यूनिवर्सल सफरेज की, यानी कि सबको वोटिंग राइट्स दी जाएगी, ये ज़रूरी नहीं था। यानी कि लिबरलिज़म क्या चाहते थे कि सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रॉपर्टीड मैन और वोट दे पाए और कोई भी नहीं, यानी कि नॉन प्रॉपर्टीड मैन और वुमेन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जैकोबिन्स पावर में आते हैं तब क्या देखते हैं हम, जैकोबिन्स जब पावर में आते हैं तब थोड़े छोटे टाइम के लिए यूनिवर्सल सफरेज थी, यूएस नहीं, यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन फिर जब नेपोलियन, यूनिवर्सल सफरेज आई थी लेकिन बहुत ही छोटे टाइम के लिए, और जब नेपोलियन पावर में आया तब वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर से जो मैन थे उनका पावर बढ़ गया, यानी कि सब कंट्रोल फादर्स और हस्बैंड्स करने लगे, और वुमेन्स माइनर हो गए। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी नहीं रही। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. Throughout 19th century और जो early 20th century थी उसमें सारे non-propertied men और वुमेन्स थे, वो भी वोटिंग राइट राइट्स की डिमांड करने लगे। ठीक है, कि उन्हें भी वोटिंग दिया जाए। इन इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। और देखो, अब हमने देखा पॉलिटिकल, हमने देखा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था, अभी देखते हैं हम इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था लिबरलिज्म। इसमें थी ट्रेड की फ्रीडम। ठीक है, जैसे कि ट्रेड बिजनेस अच्छे से चल पाए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स हो, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स
ठीक है। और जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, और स्टेट इम्पोज कोई रेस्ट्रिक्शन ना करे, यानी कि कोई स्टेट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी में क्या था, 19th सेंचुरी में ये जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास वो अपना बिजनेस, बिकॉज उनका जो लिविंग है, सर्वाइवल के मतलब लाइवलीहुड, वो मेनली बिजनेस पे डिपेंडेंट था। इसीलिए वो चाहते थे कि उनको बिजनेस के लिए फ्रीडम मिले, यानी कि लिबर्टी मिले, ठीक है। और यही इनका प्रोटेस्ट था, ठीक है। अब ये डिमांड्स इनको चाहिए क्यों थी? बिकॉज देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें जो नेपोलियन के रिजीम में 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स की थी। उसमें हर स्टेट की अलग अलग करेंसी थी, ठीक है, अलग अलग करेंसी थी। तो उसमें अगर कोई ट्रेडर, जैसे कि किसी को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना हो, ठीक है, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग, ठीक है, तो उसे ना 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता था, 11। ओके, अब ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा तुम सोचो, बिकॉज़ हर कस्टम बैरियर में 5% का कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था, और वेट्स और मेजरमेंट के हिसाब से ये कस्टम ड्यूटी लगाए जाते थे। और हर रीजन में अलग अलग वेट्स और मेजर का सिस्टम भी था। तब क्लॉथ के मेजरमेंट के लिए ये एल यूज़ होता था, ये यूनिट था, ठीक है। ये जो है वो हर स्टेट के लिए अलग अलग थी, ठीक है, अलग अलग वैराइंग। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर का क्लॉथ, मैनिस में 55 का हो जाता था, 55.1, फिर न्यूरमबर्ग में वो 65 का होता था, ठीक है, फिर फ्रेबर्ग में फिर से 53.5। सच कंडीशंस वेर व्यूड ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज ये कितने ज़्यादा परेशान करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, यानी कि फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए कमर्शियल क्लासेस के। तो इसीलिए एक यूनिफाइड करेंसी वो डिमांड कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए 1834 में ज़ोल्वरीन बना, ठीक है, ज़ोल्वरीन LL, ओके। और इसने क्या किया? इट फॉर्म द इनिशिएटिव ऑफ Prussia and formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। ये जो स्टेट्स मैंने अभी बोले ना, हैम्बर्ग, न्यूरमबर्ग, ये सब जर्मन स्टेट्स थे। और ये ज़ोल्वरीन क्या था? वो प्रशिया का इनिशिएटिव था, और बाकी जर्मन स्टेट्स हैं वो भी ज्वाइन किए, ठीक है। द यूनियन एबलिश टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। जो ये यूनियन थी ज़ोल्वरीन की, उसने टैरिफ, यानी कि जो हर जगह में बिजनेस के लिए जो बैरियर्स है ना, उसको एबलिश कर दिया। बोला नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, यानी कि 30 करेंसीज थी तब, फिर वो हो गई कितने?
सिर्फ 2, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। फिर जो रेलवेज डेवलप हुई ना, उससे मोबिलिटी बढ़ गई, यानी कि इधर उधर जाना आना इजी हो गया। और क्या, ट्रेड, इसकी वजह से ट्रेड आसानी से होने लगा, आसान हो गया करने के लिए, क्योंकि रेलवेज़ में बड़ी बड़ी जगह आसानी से लेस बजट में जाई जा सकती थी, ठीक है, कहीं भी। नेक्स्ट, A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at time. अब देखो, अब इनके लिए ये थी लिबरलिज्म, ठीक है। अब जब ये इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, तब इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वेव स्ट्रेंथेंड हो गई, ठीक है। ये जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जुड़े हुए थे, वो स्ट्रेंथेंड हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेंथेंड हो गई यानी कि और स्ट्रांग हो गई। वाइड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रो करने लगी, यानी कि सबको चाहिए था ये इकोनॉमिक जो चेंजेस थी, ये अपने उनको प्रॉफिटेबल थी। ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स थी, ये पूरे नेशन के लिए अच्छी थी। जो नेशन का कोई वो भी नहीं था, लेकिन नेशनलिज्म आ रही थी, ठीक है, सब इक्वल हो पॉलिटिकली। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, यानी कि एंड ऑफ जो बर्थ से राइट्स थे क्लर्जी के और एरिस्टोक्रेसी के, फिर वोटिंग राइट्स आए, इक्वालिटी बिफोर लॉ आए। वोटिंग राइट्स खैर सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो प्रॉपर्टी मैन के पास था, और नेपोलियन में भी प्रॉपर्टी मैन के पास है, लेकिन जो बीच में जैकोबिन पीरियड आया था, जैकोबिन पीरियड में आया था सबके लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो नेपोलियन आया, फिर सब पहले जैसा हो गया। फादर्स और हस्बैंड्स का जो वो था डोमिनेशन, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए बहुत प्रोटेस्ट होने लगे। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ मार्केट्स के लिए प्रोटेस्ट होने लगे। इकोनॉमिक लिबर्टी के नाम पर रेस्ट्रिक्शंस जैसे हटा दिया जाए। 19th सेंचुरी के मिडिल क्लास लोग मेनली ये कर रहे थे, बिकॉज उनका जो लाइवलीहुड था वो बिजनेस पे डिपेंडेंट था, मेनली ट्रेड। जो नेपोलियनिक रूल था वो 39 कन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था, जिसमें हर जो स्टेट्स में अलग अलग करेंसीज थी। ट्रेडर्स हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में 11 अलग अलग स्टेट्स में 11 अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, 5% की। वेट और सिस्टम का जो वो था वो अलग था हर एक स्टेट में। एल जो यूनिट था वो भी वैरी करता, जैसे कि मतलब वैरी नहीं, एल यूनिट था मेजरिंग फॉर क्लोथ, वो एक स्टेट में अलग यूनिट, मतलब अलग वैल्यू था कुछ मेजरमेंट का, वो अलग स्टेट में अलग हो जाता था। ज़ोल्वरिन इसी समस्या के ध्यान में रखते हुए ये एक यूनिट बनाया गया, जिसमें प्रशिया के लोग जुड़े, ठीक है, प्रशिया के लोग जुड़े, जर्मनी के लोग जुड़े। ये जो 30 करेंसीज थी उनमें से बस दो बची, इन्होंने ये चेंज किया। फिर टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, रेलवे लाइंस को मजबूत कर दिया ताकि ट्रेड अच्छे से हो पाए। और ये जो इकोनॉमी में लिबरलिज्म आई, इसने पूरे नेशनल सेंटिमेंट्स को जगह दिया, ठीक है। अब सबको लिबरलिज्म चाहिए थी, ठीक है। तो यही था ये पूरा टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज़ लिबरलिज्म, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, और ये ही है जो ये पूरा नेशनल सेंटिमेंट्स को आगे जाके बढ़ा देती है। दैट्स इट गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।